बाबू सासवड़ चलने की तैयारी हो चुकी है। बाबू ये आप क्या कर रहे हैं? इस तलवार के एक तरफ तो धार है, फिर दूसरी तरफ धार क्यों लगा रहे हैं? चिमा हाथ देना तेरा। रक्त बहाया तेरा तूने उफ तक नहीं की। क्यों? क्योंकि रक्त भले ही मेरा बहा हो, पर इस पर अधिकार आपका है, और हमें विश्वास है कि आप आपका अधिकार व्यर्थ नहीं बहाएंगे। श्रीमान चिम्माजी साहिब, छत्रपति शिवाजी महाराज के अखंड स्वराज का स्वप्न मेरा नहीं, हमारे परिवार का है। इसलिए मेरा पेशवा बनना मेरी नहीं, हमारे परिवार की इस रक्त धारा की विजय है। हम दोनों की रगों में एक ही खून है, दो शरीर एक प्राण है हम चिम्माजी साहिब। इस पूरे संसार में सबसे अधिक विश्वास तुझ पे है मुझे। शाहू जी महाराज ने सत्य कहा था, पेशवाई के लिए शस्त्र भी चाहिए और शास्त्र भी। इसलिए आज से मैं शस्त्र संभालूंगा और तू शास्त्र संभालेगा। बाहर के शत्रु को मैं रोकूंगा, अंदर के संकट को तू। आज से हम दोनों दो नहीं, एक है चिमड़ा। हमारे बीच जितने मतभेद हो, लड़ाइयां हो, पर याद रखना, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं और कुछ नहीं हो सकता। अहो, आपने हमें जो दायित्व सौंपा है उससे हमारा मान बढ़ गया है। इसे हम कभी गिरने नहीं देंगे, चाहे संसार इधर का उधर हो जाए। आपका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। क्या कर रहे हो ताई साहब? हंसी रुकती ही नहीं है। बहनी, आप कर क्या रही है? अब हम पेशविन बाई हैं, इसीलिए पेशविन बाई की तरह चलना सीख रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि इस राज्य के सबसे बड़े चित्रकार को बुलाकर ऐसे गर्व से खड़े हुए एक चित्र बनवाएंगे। रकमा, चित्र बनाने में कितना समय जाता है? 20-30 दिन तो लग जाएंगे ताई साहब। हका भाई, म्हणजे हमें 20-30 दिन तक ऐसे खड़े रहना पड़ेगा? रकमा, हम अगर ऐसे खड़े रहेंगे तो हमारी तो गर्दन ही अकड़ जाएगी। बहनी, 30 दिन एक साथ खड़े नहीं रहना होगा, बीच बीच में आप हट भी सकते हैं, है ना? हम तो सोच रहे थे कि हम ऐसे ऐसे खड़े रहेंगे। देवा देवा देवा, ये पेशविन बाई जैसा बनना बड़ा ही कठिन है, हमसे ना होगा। पेशविन बाई जैसा होना इतना कठिन है तो सोचिए कि पेशविन बाई होना कितना कठिन होगा। आप अपने जोश में भूल रही हैं कि मात्र आप पेशविन बाई नहीं बनी, मेरे भाव भी पेशवा बने हैं। पत्नी के रूप में तो आप अपने बारे में ही सोचती रही, अब पेशविन बाई बन के थोड़ा पेशवा साहिब के बारे में भी सोच लीजिए। क्यों ताई, आपको किसने कह दिया कि हम मात्र अपने बारे में सोचते, अपने पति के बारे में नहीं सोचते? हम तो राव के बारे में इतना सोचते कि वो मुगलों से अधिक हिचकियों से परेशान रहे होंगे। आई साहब कहती है कि एक पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए,
पर हमने एक पूरी पुस्तक उनका नाम लिख के भर दी है। और आप कहती है कि हम अपने पति के बारे में नहीं सोचते हैं। मेरी बात पे रोने की जगह विचार करिए वहीनी। ननद ये बात कह रही तो बुरा लगा, यही बात अगर संसार कहे तब? संसार तो तब कहेगा ना जब आप उसे कहने का कोई अवसर देंगे। आप तो स्वयं ही इतना कुछ कह देती है कि बाकियों के पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जितनी बुद्धि और प्रयास आप मुझसे तर्क करने में लगा रही हैं, उतना पेशेंट भाई बनने में लगाए तो संभव है, बन भी जाए। मेरा कर्तव्य आपको स्मरण कराना है कि पेशेंट भाई को बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं, पर आपको तो बलिदान देने की आदत ही नहीं है। टालनी भी नहीं है, क्योंकि हम ना किसी का अधिकार छीनते हैं ना अपना अधिकार छोड़ते हैं। मैं तो यहाँ आपको समझाने आई थी वहीनी, बाकी आपकी मर्जी। वहीनी, रोकर भिउताई की बात को सत्य मत कीजिए, बल्कि दृढ़ बनकर उनकी बात को गलत सिद्ध कीजिए। जब आप अपनी जिम्मेदारियां उठा लेंगी तो सिर्फ भिउताई की नहीं, बल्कि भाऊ के आंखों में भी आपका सम्मान बढ़ जाएगा। आपने आरती की थाल तैयार कर दी? हमसे तो प्रतीक्षा ही नहीं हो रही कि कब हम उनकी आरती उतारेंगे। हम उनके पत्नी हैं, पेशविन बाई हैं, उनकी आरती उतारना हमारा दायित्व है ना? धन्यवाद। आपका स्वागत है पेशवा साहिब। धन्यवाद पेशविन भाई। भाई साहिब कहाँ है? पिताजी आंखें खोलिए। परमासा, अगर महाराज को होश आ गया तो है? आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, आपके पिता को इतनी जल्दी होश नहीं आएगा। और ये मत भूलिए कि ये हमारे पति हैं, इसलिए हमने जो इन्हें विष दिया है वो उनके प्राण नहीं लेगा। पर इतना कमजोर अवश्य कर देगा कि ये बस अपनी परछाई बनकर रह जाएंगे।
महाराज को क्या लगा था कि वो आपकी जगह अपने छोटे बेटे हृदय शाह को राजपाट सौंप देंगे और हम चुप रहेंगे? हमने इनकी औषधि की मात्रा कम कर दी है। इससे महाराज की स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ जाएगी। इस बीच आप मंत्रियों से समर्थन ले लीजिए और बंगश की सेना का डर दिखाकर उन्हें अपना राज्याभिषेक करने पर विवश कर दीजिए। इससे पहले कि हृदय शाह को भनक भी पड़े, आप बुंदेलखंड के महाराज बन चुके होंगे। पर अगर राजवैद्य को इस षड्यंत्र के बारे में पता चल गया तो? सिंहासन बलि मांगते हैं जगतराज। अगर राजवैद्य को पता चल गया तो उनकी भी बलि चढ़ जाएगी। यशस्वी भव। आई मुझे आशीर्वाद दीजिए साहिब, इस राज्य का पेशवा बनकर मैं बाबा की विरासत को संभाल सकूं। तो खुश है ना? है बहुत। मस्तानी साहिबा, आपको तो रानी साहब ने नजरबंद करने का आदेश दिया था। हम आपके पाँव पड़ते हैं, आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अगर फिर आप सैनिकों को बुलाना चाहेंगे, हम आपको मना नहीं करेंगे। मस्तानी साहिबा, आप उठिए। रानी साहब, अभी तो राजवैद्य जी ने द्वार बंद किया था, फिर खोलने में इतना समय क्यों लग रहा है? रानी साहब, आप और यहाँ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं राजवैद्य जी? यदि राज की महारानी स्वयं चलकर मेरी कुटिया तक आएंगी तो पल भर के लिए तो मैं स्तब्ध ही रह जाऊंगा। आपने कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया होता। बुला तो लेते, पर महलों की दीवारों के कान बहुत तेज होते हैं राजवैद्य जी, इसलिए बात करने के लिए हमें स्वयं यहाँ आना पड़ा। रानी साहब, आइए। लाइए, हम कर देते हैं। इस सम्मान के योग्य आप ही ने मुझे बनाया है साहिब। फिर इस सम्मान को आप स्वयं अपने हाथों से सर पर रख दीजिए। जैसे बचपन में बाबा की पगड़ी
अपने हाथों से रखी थी, ठीक वैसे ही। क्या हो, अभी अब बहुत बड़े हो गए हैं, हमारे हाथ में। पुत्र केवल आई से ऊंचा हो सकता है आई साहिब, बड़ा कभी नहीं। यशस्वी भवा। रहू, आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, दिखा के जाइए। ये किस लिए राहु? आज सिर्फ मेरे लिए नहीं आई साहिब, हमारे परिवार के लिए और आपके लिए भी बहुत बड़ा दिन है। सूर्य का उगना सिर्फ सूर्य की ही नहीं, सुबह की भी जीत होती है। पेशवा बन गए पर अनुशासन नहीं आया। नए पेशवा यदि समय पर सभा में नहीं पहुंचे तो पहले ही दिन विलंब से पहुंचने का अपयश मिलेगा। श्रीमंत, आपकी अनुमति हो तो सभा शुरू की जाए। हो जी मां साहिब, बसा। लगता है श्रीमंत की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें। आपने सही कहा गंगाधर जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं, क्योंकि पेशवा में कहने के लिए नहीं करने के लिए बना हूं। इस समय अखंड स्वराज बहुत बड़े संकट से घिरा हुआ है। एक तरफ निजाम हमारे शत्रु बन बैठे हैं और दूसरी तरफ कोंकण में सिद्धस्त हबशियों का बल भी बढ़ रहा है। पर कांटा चुभा है, गड़ा नहीं है। इससे पहले कि गड़ जाए हमें उसे तोड़ना होगा। इस समय अखंड स्वराज बहुत बड़े संकट से घिरा हुआ है। एक तरफ निजाम हमारे शत्रु बन बैठे हैं और दूसरी तरफ कोंकण में सिद्धस्त हबशियों का बल भी बढ़ रहा है। पर कांटा चुभा है, गड़ा नहीं है। इससे पहले कि गड़ जाए हमें उसे तोड़ना होगा। आपकी बात काटने के लिए क्षमा चाहते हैं पेशवा साहब।
किंतु राजनीति कहती है संधि शक्ति देखकर और युद्ध समय देखकर किए जाते हैं। हमारे पास ना धन है, ना बड़ी सेना और ना ही हथियार। हम युद्ध कैसे कर सकते हैं? युद्ध संख्या से नहीं, क्षमता से जीते जाते हैं गंगाधर जी। आपने सही कहा, हमारी सेना छोटी है, पर तलवार आकार देखकर नहीं, धार देखकर चुनी जाती है। इस राज्य के पास छोटी किंतु कुशल सेना, योग्य सेनापति, उत्तम रणनीति और साहस हो, उसे कोई नहीं हरा सकता। मैं जानता हूं कि शत्रु प्रबल है, लेकिन द्वार चाहे जितना भी विशाल क्यों ना हो, कुंडी तोड़ने पर खुल ही जाता है। शत्रु चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई ना कोई कमजोरी अवश्य होती है। हम उसी कमजोरी पर वज्र बनकर टूटेंगे। पर ये होगा कैसे पेशवा साहब? जो अपनी और शत्रु दोनों की क्षमता को नहीं जानता, वो कोई युद्ध नहीं जीत सकता। जो अपनी क्षमता को जानता है पर शत्रु की क्षमता को नहीं जानता, संभव है कि वो एक युद्ध जीते। पर जो अपनी क्षमता को जानता है और शत्रु की भी क्षमता को जानता है, वो अवश्य हर युद्ध जीतेगा। इसीलिए राज्य को चाहिए कि वो युद्ध काल में सेना का प्रयोग करे और शांति काल में गुप्तचरों का। और इसीलिए मैंने एक विशेष गुप्तचर दस्ते के गठन का निर्णय लिया है। और मैंने यह भी तय कर लिया है कि उस गुप्तचर दस्ते का प्रमुख कौन होगा। इतना बड़ा निर्णय बिना मंत्री परिषद के सदस्यों से विचार विमर्श किए आप कैसे ले सकते हैं पेशवा साहब? देश की सुरक्षा के लिए कोई भी निर्णय लेना शाहू जी महाराज द्वारा सौंपा गया दायित्व भी है और पेशवा का अधिकार भी। मंत्री परिषद का समय और अनुभव बहुमूल्य है, उनका महत्वपूर्ण कार्यों में प्रयोग किया जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज के अखंड स्वराज का स्वप्न किसी एक का नहीं, प्रत्येक का है। इसीलिए इसे बनाए रखना किसी एक का नहीं, प्रत्येक का दायित्व है। और इसीलिए इस गुप्तचर दस्ते की सहायता करना सिर्फ सेना का नहीं, एक आम नागरिक का भी कर्तव्य है। गोटियाणी चिम्मा जी साहिब, आप दोनों जनसाधारण में यह घोषणा करवा दीजिए कि किसी भी आम नागरिक के पास मुगलों या देश के शत्रुओं के विरुद्ध कोई भी सूचना हो तो वो बिना किसी भय के हमारे अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। देश वो सजग होता है जिसके नागरिक सजग होते हैं। इसीलिए वो पुरुष हो, स्त्री हो या बालक, सभी को सतर्क रहना होगा ताकि हम शत्रु के इरादों को भांप सके और उन्हें उन्हीं के खेल में परास्त कर सके। किंतु श्रीमंत, इस गुप्तचर दस्ते का प्रमुख कौन होगा? सैनिक को बल देखकर नियुक्त किया जाता है और गुप्तचर को छल देखकर। इसीलिए छल देखकर मैंने इस गुप्तचर को नियुक्त किया है। पधारिए सभा में। वैद्य जी, आपने जो कहा हमने किया, उसके बाद भी महाराज के स्वास्थ्य में सुधार क्यों नहीं आ रहा? आपकी औषधि और हमारी प्रार्थना दोनों काम क्यों नहीं कर रहे हैं? खैर, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है। विष तो वैसे ही बहुत घातक होता है, और फिर अपनी ही पुत्री के हाथ का दिया हुआ विष कालकूट बन जाता है। और ये वही स्त्री है ना जिसने आपके पेशवा बनने के कसौटी से पहले आपको नशीली सुई चुभाई थी? ओ चिम्मा जी साहिब, ये वही स्त्री है, मंदाकिनी। चालाकी, छल और सौंदर्य का संगम अपने कार्य में इतनी निपुण कि इसने मुझे भी धोखा दे दिया। लेकिन इतना बड़ा पद और इतना बड़ा दायित्व एक नारी को आप कैसे सौंप सकते हैं?
क्योंकि ये इतनी स्वामी भक्त है कि मृत्यु दंड के भय से भी इसने उन लोगों का नाम नहीं बताया जिनके कहने पर इसने मुझे वो नशीली सुई चुपाई थी। बाजीराव को कल दरबार में पहुंचने से रोकने के लिए मात्र तुम्हारा रूप काम नहीं आएगा। इस कार्य के लिए इससे निपुण व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। और मैं व्यक्ति की योग्यता देखता हूं, ये नहीं देखता कि वो स्त्री है या पुरुष। पर श्रीमंत, जिसने आपके साथ छल किया हो वो कभी दोबारा भी तो कर सकती है। यदि आस्तीन में सांप पालेंगे तो कभी न कभी उस सांप काटेगा जरूर। सांप मात्र उसे काटता है जो उसे पैरों तले कुचलने का प्रयास करता है। विषधर का फन उसके सामने नहीं उठता जो भोलेनाथ की तरह उसे गले में धारण कर सम्मानित करे। और ये दायित्व तो मुझे सौंपकर पेशवा साहिब ने मुझे सम्मानित किया है। मैं प्राण त्याग सकती हूँ पर यह सम्मान नहीं। और अब अंतिम श्वास तक पेशवा साहिब की गौरव की रक्षा करना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ऊंचाई नारी आशीर्वाद देते हुए अच्छी लगती है, आशीर्वाद लेते हुए नहीं। महादेव करे कि आपकी वीरता और चतुराई इस देश की दूसरी बेटियों के लिए प्रेरणा बने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने संपूर्ण भारत को केसरिया ध्वज के नीचे लाने का जो स्वप्न देखा था उसे पूरा करने का समय आ गया है। शाहू जी महाराज के नेतृत्व में मराठी साम्राज्य का संपूर्ण भारत में विस्तार करना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं इस उद्देश्य की तैयारी करूंगा और आप आने वाले अभियानों के लिए धन एकत्रित करने की तैयारी करेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? रानी सा, महाराज की देखभाल और सेवा के लिए मैं इस लड़की को भेज दूंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है राजवैद्य जी, महाराज की सेवा हम कर सकते हैं। रानी सा, ये लड़की मेरे द्वारा प्रशिक्षित है और महाराज के स्वास्थ्य में सुधार को परख सकती है और सही मात्रा में औषधि दे सकती है। यदि ये महाराज की सेवा में रहेगी तो महाराज शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। यही तो हम नहीं चाहते। हम अपने महल में एक अजनबी को यूं आने की आज्ञा नहीं दे सकते राजवैद्य जी। यदि इसने महल की गुप्त सूचनाएं शत्रु तक पहुंचा दी तो? रानी सा, सूचना जानने के लिए सुनना आवश्यक है और पहुंचाने के लिए बोलना। ये बेचारी तो ना सुन सकती है ना ही बोल सकती है। आप चिंता ना कीजिए रानी साहब, ये किसी को भी अपना चेहरा तक नहीं दिखाएगी और आपके राज सुरक्षित रहेंगे। आज इस रसोई का भाग्य बदलने वाला है। ऐसा क्या होगा आज? आज इस रसोई में भोजन बनेगा। क्या?
इससे क्या भाग बदलेगा? आज तक इस रसोई में भोजन ही तो बनता आया है। आज तक इस रसोई में बाजी भाऊ के लिए भोजन बनता था, लेकिन आज भोजन पेशवा बाजीराव के लिए बनेगा। ध्यान रहे काका, भोजन में मिर्ची के फूल की चटनी और आमरस अवश्य होना चाहिए, ताकि थाली को देखकर बाजी भाऊ को अपना बचपन याद आ जाए। जिन्हें जीवन पे आगे ही देखना है, उन्हें पीछे मुड़कर देखने पे क्यों विवश कर रही है भ्यूताई? स्वयं तो बच्ची रहेगी, दूसरों को भी बड़ा नहीं होने देंगी। हाँ? कुछ कहा आपने बहिनी? बस इतना ही कि आपके भाव अब पेशवा बन गए, तो उनका भोजन भी पेशवा जैसा होना चाहिए, हो ना? हाँ हाँ, जैसे पेशवा तो हीरे मोती खाते। हाँ, कुछ कहा आपने? नहीं, हाँ बस ये पूछ रही थी कि पेशवा कैसा भोजन करते हैं? स्वादिष्ट भी और पौष्टिक भी। आपको तो ज्ञात होगा, खाने में खट्टा और तीखा खाना शरीर के जोड़ों के लिए उचित नहीं है। इसलिए काका, हम मिर्ची के फूल की चटनी नहीं बनाएंगे और आमरस से अच्छा हम बादाम का हलवा बनाएंगे, उससे बुद्धि भी तेज होती है। भ्यूताई, आप अवश्य खाइएगा। तो बनेगा क्या? जो हमने कहा। मंजे सब बनेगा? जी काका, आप वो भी बनाइए जो मैंने आपसे कहा है, और वो भी जो पेशवेन बाई आपसे कह रही है। हो काका, आप ये सब बनाएगा, फिर राव ही निर्णय लेंगे उन्हें क्या खाना है क्या नहीं। महाराज, मेरी आशंका सत्य हो रही है। बाजीराव को पेशवा बने अब एक दिन भी नहीं हुआ और उसने ये घोषणा कर दी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की बाल प्रवेशी और विधवाओं को आर्थिक और सामाजिक सहायता देने की योजना फिर से आरंभ की जाए। अब देश की आर्थिक स्थिति वैसे ही कमजोर है, ऐसे में इस तरह से धन लुटाना क्या होगा महाराज? बाजीराव जो भी कर रहे हैं वो प्रजा के हित में ही कर रहे हैं। रही बात राज्य की अर्थव्यवस्था की, तो दान करने वाले हाथ कभी खाली नहीं रहते। पर आपने ये समाचार देकर बहुत अच्छा किया पंत। इससे पूर्व हमें बाजीराव पर विश्वास था, अब गर्व है। ऐसा ही पूरा नगर भोजन करने वाला है हमारे साथ। ये हो क्या रहा है? भ्यूताई और वैनी में शर्त लगी है कि कौन भाऊ की पसंद को ज्यादा अच्छे से जानता है। एक ने स्वादिष्ट भोजन बनाया है तो एक ने पौष्टिक। अब जिसकी थाली में से भाऊ खाना खाएंगे वो शर्त जीत जाएगा। क्या आप दोनों में से किसी ने खिचड़ी बनाई है? खिचड़ी? खिचड़ी कौन खाता है? वो योद्धा जिसके पास पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना पकाने का ना समय होता है ना सामग्री। मैं पेशवा भले ही बन चुका हूं, लेकिन बचपन की बातें मुझे अभी तक याद है। इसका जीवन सादा, उसका दुख आधा। आप दोनों ने मिलकर बहुत अन्न नष्ट किया है, और अन्न का नष्ट होना इसका अर्थ है देश का नष्ट होना। बहुत दुख हुआ कि आप दोनों मेरे विषय में इतना भी नहीं जानते हैं। वैद्य जी ने कहा कि वो पिताजी की देखभाल के लिए दासी को भेजेंगे, और आपने मान लिया। क्यों?
क्योंकि लेश मात्र संदेह भी बड़े से बड़े षड्यंत्र को खोल के रख देता है राजकुमार। यदि वैद्य जी के प्रस्ताव का हम विरोध करते तो उन्हें हम पर संदेह हो जाए। धीरे बोलिए मासा, दासी सुन लेगी। आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, ये ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। अब तो हमारी बात पर विश्वास हो गया ना? अब अपनी चतुराई पर इतराने के बजाय आप महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दीजिए। आपने सुनिश्चित किया ना कि महाराज के मृत्यु शैया पर होने की सूचना उनके प्रिय पुत्र हृदयशा तक ना पहुंचे। ऐसे कच्चे षड्यंत्रों से सिंहासन नहीं मिलता राजकुमार। यदि आप इतना भी स्वयं नहीं सोच सकते तो राजा कैसे बनेंगे? आप चिंता मत करें मासा, महाराज की कोई भी सूचना हृदयशा तक नहीं पहुंचेगी। आप निश्चिंत रहें। पिताजी, अब बुंदेलखंड दोनों खतरे में हैं। हमारी सहायता करने वाला भी कोई नहीं है। अब हम करें तो क्या करें? यदि आप पेशेंट बाई बनने के लिए प्रयास नहीं करती ना तो ये सब नहीं होता। चुनौती आपने दी थी ना? चुनौती देने के लिए आपने उकसाया था। पर ब्यूताई बस! हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि हमारी बेटी और हमारी बहू इस तरह लड़ेंगे। बस। वाह, जाइए अनुबाई, गरीबों को बुला कर लाइए, क्योंकि हमारी पेशवेन बाई मोती लुटा रही हैं। आंसू ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र है और कवच भी। आप गलत हैं, पर कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा यहाँ पर। ब्यू, बहनी आप रोइए मत। पता नहीं चमाचे अब्बा, ब्यूताई को हमसे क्या समस्या है? हम जरा सा पेशवे में बनने पर उत्साहित क्या हो गए? इन पे जैसे आकाश टूट पड़ा। हाँ हाँ, रोइए रोइए, जोर से रोइए, ताकि सब लोग आपका ध्यान रखें, जबकि आप तो अपने पति तक का ध्यान नहीं रख पाते। क्यों? ब्यूताई, ये बात हम किसी और के मुंह से सुन भी लेते, पर जो पत्नी अपने पति को छोड़कर मायके में बैठी हो, जिन्होंने अपने मुंह से ये स्वयं कहा हो कि वो अपने ससुराल कभी वापस ही नहीं जाना चाहती, हम उनके मुंह से ये बात कदापि नहीं सुनेंगे। देव, आपने जो कुछ भी कहा ये सत्य है। हो, ब्यूताई को हमने स्वयं रकमा से कहते हुए सुना था। वो तो ब्यूताई ने क्रोध में कह दिया था। क्रोध में कहा हो या प्रेम में, आपको ये बात हमसे बतानी चाहिए थी। हम बात करते भीयूबाई से इस बारे में। भीयू से इस विषय में कोई बात नहीं करेगा। अब जो भी करना होगा मैं करूंगा। उसे अब कोई बात नहीं करेगा। अब जो भी करना होगा मैं करूंगा। आहो। नहीं काशीबाई, यदि इस बारे में आप पहले से जानती थी और भीयू को लेकर इतनी ही चिंतित थी तो लड़ाई में नहीं उछलती, मुझे आकर बताती। हाय सर,
देखिए, इन्हें तो सदा ही हमारी गलती दिखती है, पर हम तो। काशी बाई, कौन सी बात कहाँ कब किससे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, पेशवेन बाई होकर भी आपको नहीं समझ आती? कब बड़ी होंगी आप? एक बार शिवजी पार्वती जी से रूठ गए, पूरा कैलाश उदास हो गया। शिव जी के गण ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे निवेदन किया कि एक आप ही हो जो उन दोनों में सुलह करवा सकते हो, क्योंकि आपका तो अधिकार पूरी सृष्टि पे है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा सारे सृष्टि पर अधिकार है, पर किसी के गृहस्थी पर नहीं। पति पत्नी के बीच में बोलना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ब्रह्मा जी तक पति पत्नी के बीच में नहीं बोलते, पर यह बात हमारे भ्यू को कौन समझाएगा? उसे क्या आवश्यकता थी भाऊ और बहनी के गृहस्थी में दखल देने की? हम मानते हैं भ्यूताई ने गलत किया, पर क्रोध के आवेश में ऐसी चुभती बात कहकर ताई साहिब ने भी अच्छा नहीं किया। रखमा, तुम भी हमारे विरुद्ध हो गई। राव ने तो कभी हमें समझा ही नहीं, और आई साहब ने भी आज डांट दिया, पर अभी तुम भी हमें गलत ठहरा रही हो। बस रखमा, हम जा रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि हम आपके मनाने आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार, आप हमारी इतनी अच्छी बहनी के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? खोट बहनी के व्यवहार में नहीं, आप सबकी सोच में है। अरे हमारी बहनी को कोई समझता ही नहीं। हाँ, संभव है कि बहनी ने जैसे भीरू से बात की वो गलत हो, लेकिन भाऊ ने ये भी देखना चाहिए था कि हमारी बहनी ने कितनी मेहनत से उनके लिए खाना बनवाया था। बस बहनी को रुला दिया। हो, ऐसा ही हुआ था चिम्मा अप्पा। हम जानते हैं भ्यूताई बहुत ही कठिन समय से गुजर रही है, हमें भी उनकी चिंता है, हम भी उन्हें प्रसन्न देखना चाहते हैं, पर हमारे चाहने से क्या होगा? भ्यूताई को स्वयं भी भाऊजी के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करना होगा, हो ना? अगदी बरोबर है भाई, आप कभी अनुचित कह ही नहीं सकती। पर ये बात आपके अलावा कोई समझता ही नहीं है ना। हम भ्यूताई को समझाने जाएंगे तो वो हम में ही खोट निकाल लेंगे, हमसे ही झगड़ा कर बैठेंगे। वो तो बचपन से हमें औरंग से भी समझती है। एक बात कहे, भ्यूताई ना एकदम बच्ची है। हो वही, सबके विचारों में आप जैसी परिपक्वता और बड़प्पन नहीं होता वही। हो, वो तो है, हमारे जितना परिपक्व होना बड़ा कठिन है। हमें क्षमा कर दीजिए ताई साहब, हम गलत थे। यदि आपने हमें क्षमा नहीं किया तो हम रो देंगे, और आप तो जानती हैं जब हम रोते हैं तो आंसू रुकते ही नहीं हैं। तुम रो मत रखमा, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया है। पर राव हमें क्षमा कर देंगे ना? हमें स्वयं से अधिक भाऊजी की चिंता है। राव के प्राण
उनकी बहनों में बसते हैं। वो बहुत क्रोध में गए हैं। अगर उन्होंने क्रोध में भाऊजी को कुछ कर दिया तो? अनु, जाओ भीव को लेकर आओ। तन का रोग और मन का शोक छुपाने से और बढ़ता है भीव। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों के बीच जो भी समस्या है पूरे परिवार के सामने रखिए। अपनी बहन के आंसू देखने के बाद आप तो हमें अपराधी मान ही चुके होंगे। क्या अब भी आप हमारा पक्ष सुनना चाहते हैं? जी भाऊजी, मैं अब भी आपका पक्ष सुनना चाहता हूं, बताइए। यदि एक दो समस्याएं होती तो हम गिनवा भी देते, किंतु आपकी बहन के पास तो हमारी कमियों की कभी ना समाप्त होने वाली सूची है। विवाह के बाद इन्होंने अपने ससुराल की हर बात की तुलना अपने मायके से की और हर बात पर अपने ससुराल को अपने मायके से हीन पाया। हमारी आई से अच्छी इनकी आई, हमारे बाबा से महान इनके बाबा, हमारे भाऊ बहन से अच्छे इनके भाऊ बहन। इन्होंने कभी यह समझने का प्रयास ही नहीं किया कि कोई भी दो परिवार एक समान नहीं हो सकते। विवाह के इतने वर्षों बाद भी भीऊ बाई हमें संतान नहीं दे पाए, फिर भी हम इनका साथ निभा रहे हैं। अब और क्या चाहती हैं भीऊ बाई? तो ऐसे कह रहे जैसे मैं संतान नहीं चाहती। मैंने संतान के लिए तब जब व्रत हर उपाय किया, पर जब भाग्य ही मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं? भाऊजी, आपने मानव का जन्म लिया है, पुरुष का शरीर पाया है। नारी के सम्मान की रक्षा करना यह आपका कर्तव्य है और आप उसी का अपमान कर रहे हैं, वो भी सबके सामने। और वो भी किसका? अपनी पत्नी का, जिसका सम्मान आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय होना चाहिए। और क्या कहा आपने अभी अभी? इतना सब होने के बाद भी मैंने आपका साथ दिया। आपको क्या लगता है मेरे ही घर आकर मेरी बहन को आप ताने मारेंगे, रुलाएंगे और मैं खड़ा खड़ा देखूंगा? आपके इन्हीं संस्कारों के कारण मेरी बहन ससुराल और मायके की तुलना कर रही है, तो क्या गलत कर रही है? और यदि आपको ऐसा लगता है आप और आपका परिवार मुझसे और मेरे परिवार से ज्यादा श्रेष्ठ है, तो सिद्ध कीजिए। बताइए कितने बड़े मर्द हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? तेरी रक्षा कर रहा हूं भीयू। इन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा साथ देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। हमें किसी के उपकार की आवश्यकता नहीं है। बाजीराव बल्लाड़बद्ध आज भी अपनी बहन को खुशी खुशी पाल सकता है और इसीलिए तुझे अपने ससुराल जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं। आप इनसे ऐसे नहीं लड़ सकते। इसी भाई की वजह से मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था। चिमा भाव, आप समझाइए ना इन्हें। भाऊ जो कर रहे हैं वो योग्य कर रहे हैं। अगर आप दोनों में इतने मतभेद है तो साथ में रहने का क्या लाभ है? बंधन प्रीति का हो तो बंधा रहता है, कष्ट का हो तो उसका खुला रहना ही उत्तम है। हमें लगता है आप दोनों को अलग होना चाहिए। राहु नहीं आई साहिब, इस समस्या को मुझे ही सुलझाने दीजिए। विश्वास रखिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, आप अब पेशवा हैं, हम क्या कह सकते हैं।
नाम मात्र के लिए संबंध रखने का कोई अर्थ नहीं होता भाऊजी। जिस संबंध में ना मित्रता है, ना स्नेह है, ना सम्मान है, वो संबंध संबंध नहीं, बोझ है। और बोझ को उठाकर फेंक देना चाहिए। आज इसी समय इस विवाह को समाप्त कर दो भीऊ। उतार कर फेंक दो ये मंगलसूत्र। आप ये निर्णय कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकता ये निर्णय? जब आपके लिए विवाह का अर्थ संतान है और आपको विश्वास है कि मेरी बहन संतान नहीं दे सकती, तो आप ही के तो मन की बात कह रहा हूं। आई साहब रोकिए ना भाव को। ये आप क्या कह रहे हैं? संबंध कोई सौदा नहीं होता है कि जब जी चाहे तोड़ दे। इन दोनों ने एक साथ ईश्वर को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई है। भ्यूताई ने तो ये कभी नहीं कहा कि वो ये संबंध समाप्त करना चाहती है। तो आप उनके भाव होकर ये कैसे कह सकते हैं? वही नहीं, ये केवल एक भाई का निर्णय नहीं है, एक पेशवा का भी निर्णय है। और पेशवा के निर्णय का हम विरोध नहीं कर सकते। समय व्यर्थ मत कीजिए भाऊजी। जाइए और मंगलसूत्र निकालिए, इस विवाह को यही समाप्त कीजिए। जाइए। कदम बढ़ाइए भाऊजी। आप 7 जन्मों के इस अनचाहे बंधन से मुक्त होने के लिए मात्र 7 कदम दूर है। जाइए और इस विवाह को समाप्त कीजिए। आप दोनों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आप दोनों का रिश्ता मर चुका है, पर आपके रुके हुए कदम और तेरी झुकी हुई नजरें यही बता रही है कि रिश्ते में अभी भी कुछ बाकी है। डोर टूटी नहीं, हाथ से छूटी है। इस डोर को फिर से थाम लीजिए और रिश्ते को थोड़ा स्नेह, थोड़ा सम्मान, थोड़ा समय दीजिए। फिर देखिए, रिश्ते को कोई आंधी नहीं झुका सकती। संबंधों को टूटने से बचाइए, क्योंकि कठिन समय में ये संबंधी व्यक्ति को टूटने से बचाएंगे। मैं आपको वचन देती हूँ, अपनी गृहस्थी को ऐसे जोड़ूंगी कि हम दोनों के बीच किसी तीसरे की कोई जगह नहीं रहेगी। पति पत्नी के बीच तीसरे का स्वागत तभी होगा जब हमारी संतान होगी। भगवान आप दोनों की मनोकामना को पूरी करे। आई साहिब। आई साहिब। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भवा। चिरंजीव। आज्ञा दीजिए आई साहिब। राऊ, हम आपको पेशवा की तरह व्यवहार करते देखना चाहते थे। देख लिया। अब हमें विश्वास होने लगा है कि आप अपने परिवार के प्रति अपने सारे कर्तव्यों का सही तरह से पालन करेंगे। हो आई साहिब।
भाऊ ने भिऊ और भाऊजी के बीच की समस्याओं का हल तो ढूंढ लिया, पर उनकी और वाहिनी की गृहस्थी को कब संभालेंगे? कब उनके बीच की दूरी खत्म होगी और कब हम काका बनेंगे? संतान का होना सब पुरुषों के लिए इतना आवश्यक होता है? सबका पता नहीं सरकार, पर हमारे लिए है। क्या हुआ? आप इतनी क्यों शर्मा रही है? क्या करूं, शर्म रुकी नहीं हुई। जब तक भाऊ की संतान नहीं होती तब तक हम कैसे? हमने तो अपनी संतानों के नाम भी सोच रखे। मतलब संतान होने के बाद अब हमसे अधिक प्रेम उन्हें करेंगे? थोड़ा अधिक। ऐसा है, आप हमसे अभी भी क्रोधित हैं? काशी भाई, बात क्रोध की नहीं है, विश्वास की है। आपको हमें विश्वास दिलाना होगा कि हमारे जाने के बाद आप राऊ को, इस परिवार को संभालने में सक्षम हैं। हे परमेश्वरा, संध्या काल ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। काशी भाई, राऊ बड़े हो गए हैं, आपको भी बड़ा होना होगा। राऊ पेशवा बन गए हैं, आपको भी पेशविन बाई बनना होगा। राऊ के हृदय में अपना स्थान बनाना होगा। आपको ऐसी पत्नी बनना है जिसके बिना राऊ नहीं रह पाए। हो ऐसा है, हम वचन देते हैं, हम ऐसी पत्नी बन के दिखाएंगे। शपथ। आओ पंडित जी, सुबह से आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। ऋण चुकाने के सारे उपाय सोच लिए मैंने। बसा संसार की सारी समस्याओं का हल तो आप ढूंढ लेते हैं भाऊ, पर खुद की समस्याओं का क्या? काशी बहनी की बात कर रहा हूं। काशी भाई से आज कुछ ज्यादा ही कठोरता से बात कर दी मैंने। भाऊ, जो हुआ उसकी नहीं, जो नहीं हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। अब आप युद्धाभ्यास रोज करते हैं। आप खुद कहते हैं युद्ध एक कला है, और कला को अगर समय ना दिया जाए तो कला आपसे रूठ जाती है। समय संबंधों को ना मिले तो संबंध भी रूठ जाते हैं भाऊ। तलवार को धार और संबंधों को प्यार न मिले तो उनमें जंग लग जाता है। भिऊ और भाऊजी को आपने ही तो समझाया था कि वो उनके संबंधों को पर्याप्त समय नहीं दे रहे, पर आप भी तो वही कर रहे हैं जो भिऊ और भाऊजी ने किया था। सिम्बा साहेब, दूसरों की समस्या के बारे में सोचते सोचते व्यक्ति अपनी समस्या भूल जाता है। अब पेशवा हूं, प्रजा की समस्या मेरे लिए। कर्तव्य मात्र पेशवा के नहीं, एक पति के भी होते हैं। अब आप ये मत कहिए कि आपने ध्यान नहीं दिया कि वहीनी साहब कितनी सुंदर लगती है। क्या आप हमसे प्रेम करते हैं?